रिपोर्टर्स लाइव की, जिसमें देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और तमाम बड़ी खबरों पर हम उनसे अपडेट लेंगे। और आज कई बड़ी खबरें हैं देश भर में। कई सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं और बहुत कुछ खास है। सबसे पहले रुख करते हैं हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर का। ईशा, क्या कुछ खास है आज चंडीगढ़ में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हरियाणा के 2 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव इस वक्त चल रहे हैं। मतदान की अगर बात करें तो सुबह 9 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है। पहली सीट की अगर बात करें तो पहली सीट मानी जा रही है सुनिश्चित भारतीय जनता पार्टी के खाते में, और संजय भाटिया जो कि करनाल से पूर्व लोकसभा सांसद हैं, उन्हें उम्मीदवार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर उतारा है। 25 वोटिंग इस वक्त देखिए हो चुकी है और पहली सीट पे जीत दर्ज करने के लिए 31 वोट की जरूरत है, और ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन अभी देखिए मतदान प्रक्रिया जारी है। 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, और 5 बजे की बात करें, शाम 5 बजे की, उस दौरान जो है चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे। दूसरी सीट की अगर बात करें, इसपे कांग्रेस और निर्दलीय के बीच देखिए मुकाबला फिलहाल संभव माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस लगातार ये कहती नजर आ रही है कि उनके 37 के 37 विधायक एकजुट है, किसी भी तरीके की क्रॉस वोटिंग इस चुनाव में नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर राज्यसभा चुनाव के लिए गुजरात के उप मुख्यमंत्री को यहाँ पर भेजा है, हर्ष सांघवी। उन्होंने एक बड़ा बयान यहाँ पर दिया है कि जो कांग्रेस है किस तरीके से अपने जो विधायक हैं उन पर दबाव बना रही है। उनका ये भी कहना है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनकी जीत भी सुनिश्चित है। निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पर सतीश नांदल है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन निर्दलीय के तौर पर यहाँ पर उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं। 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 31 सीट जो है 31 वोट पहली सीट के लिए जीत के लिए चाहिए। उसके बाद की जो दूसरी सीट पर मुकाबला होगा उसके लिए 30 वोटों की जरूरत है। और ऐसे में देखिए क्योंकि 48 वोटों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास है, 31 वोट अगर चले जाते हैं पहली सीट के लिए तो 17 वोट बचते हैं, 3 निर्दलीय। तो ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवार के पास 20 वोट हो जाते हैं और 10 वोट की यहाँ पर आवश्यकता है। यहाँ पर जो सतीश नांदल है निर्दलीय उम्मीदवार, उनका कहना है कि उन्होंने कांग्रेस के तमाम विधायकों से संपर्क किया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उन्होंने संपर्क किया है। नेलों की जो वोट है और उसको भी ये देखना है कि क्या वो वोटिंग के लिए यहाँ पर आते हैं या नहीं। लेकिन उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया है निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ से कि उन्होंने इनेलो विधायक को भी संपर्क किया है। अब यहाँ पर देखना है बिहार और उड़ीसा के साथ साथ हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में किसकी जीत होती है। देखिए 3 राज्यों में आज राज्यसभा चुनाव चल रहे हैं, मतदान प्रक्रिया जारी है और नतीजे शाम 5 बजे आएंगे। और ऐसे में हरियाणा पर भी नजरें टिकी है कि दूसरी सीट पर कौन काबिज होता है, या कांग्रेस जीत जाती है। अगर कांग्रेस के कोई भी विधायक क्रॉस वोटिंग यहाँ पर नहीं करते या रद्द नहीं होता है वोट, तो यहाँ पर कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जीत निर्दलीय उम्मीदवार की होगी। और यहाँ पर जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो रोहतक से आते हैं, जाट खेमे के हैं, और यहाँ पर अब मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प बना हुआ है। और देखना है एक एक करके यहाँ पर विधायक भी पहुंच रहे हैं, हर्ष सांघवी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अब देखना है कि राज्यसभा की 2 सीटें जो पहले बीजेपी के पास थी अब किस किस के खाते में जाती है। हालांकि एक सीट पर बीजेपी की जीत पक्की है, दूसरी सीट पर फिलहाल संशय बना हुआ है कि क्या कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं एकजुटता दिखाते हैं या फिर यहाँ पर क्रॉस वोटिंग करते हैं। जी बिल्कुल, रिपोर्टर्स लाइव में आगे बढ़ेंगे और हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश की आज बात करें, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सलमान खान से मिलने पहुंचे हैं। इसको किस तरीके से देखा जाए? सलीम खान की तबीयत की बहुत खास चिंता होने लगी है उनको, और इसी बीच तमाम बड़ी खबरें हैं उत्तर प्रदेश में। क्या कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे? बिल्कुल शिवानी, जनप्रतिनिधियों की, खास करके उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की बात करें तो फिल्म अभिनेताओं से मिलने का शौक पुराना है। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी विधायक सरोजिनी नगर के राजेश्वर सिंह संजय दत्त को बुलाए थे और एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया था। और अब सपा मुखिया अखिलेश यादव सलमान खान से मिले हैं। हालांकि सलमान खान से ये उनकी मुलाकात जैसे कि जानकारी मिल रही है कि उनके पिता सलीम खान की जिस तरह से अस्वस्थता है उसके कुशलक्षेम जानने के लिए मिले हैं। लेकिन फिल्मी सितारों से मिलना उत्तर प्रदेश के नेताओं का सगल बना हुआ है। पूर्व समय में भी तमाम ऐसे बड़े नेता, बड़े ओहदे पे बड़े बैठे हुए नेता भी देखे गए कि फिल्मी अभिनेताओं और अभिनेत्रियों से भेंट मुलाकात करते रहते हैं। इसके अलावा हम राजनीतिक गलियारे की बात कर लें
तो बसपा की एक बड़ी बैठक होने वाली है और बहुजन समाजवादी पार्टी केरल और बंगाल में होने वाले चुनावों में अपने समीकरणों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कल काशीराम जयंती पे जिस तरह का बड़ा आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा की तरफ से किया गया, उसने संदेश साफ दे दिया है कि बसपा अपने पुराने वोटरों को साधने के लिए प्रयास कर रही है और इंडिया गठबंधन से अलग एकला चलो की राह पे उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पे बिल्कुल बहुजन समाजवादी राघवेंद्र, पार्टी अकेले उत्तर ताल प्रदेश ठोकते में हुए नजर मायावती आएगी। की ये जो अहम बैठक होने वाली है, इसको लेकर एक सवाल आपसे रहेगा। कार्यकारिणी की अहम बैठक है, पश्चिम बंगाल चुनाव और केरल चुनाव पर खास फोकस है। बसपा के इस महामंथन को किस तरीके से देखा जाए, खास करके इन दोनों राज्यों के मद्देनजर जहां बसपा शायद उतनी मजबूत नहीं है? बिल्कुल, इन दोनों राज्यों में बसपा उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन कई ऐसे जिले होते हैं या विधानसभा होते हैं जहां पे इनका जो मूल काडर है, खास करके बौद्ध धर्म को मानने वाले, बुद्धिज्म को मानने वाले, या फिर बसपा की नीतियों से, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नीतियों से, काशीराम की नीतियों से प्रभावित जो लोग हैं वो बसपा को वोट करते रहते हैं और वो वोट बैंक दूसरे दलों में शिफ्ट न हो, इसको बचाने की भी एक कवायद होती है कि इस तरह की पार्टियां दूसरे राज्यों में ताल ठोकती रहती हैं। जैसे पिछली बार मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ तो हम लोगों को देखने को मिला था कि समाजवादी पार्टी भी कुछ सीटों पर ताल ठोक रही थी। उसका एक ही कारण होता है कि जिस पार्टी का जो जनाधार होता है, खास वोट बैंक होता है, वोट बैंक छिटक के दूसरे राजनीतिक दल में न चला जाए, इसके लिए ये राजनीतिक दल दूसरे राज्यों में उन कुछ सीटों पे चुनाव जरूर लड़ते हैं। और उसी कड़ी में केरल और बंगाल में जिस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती की तैयारी चल रही है, इसी को देखते हुए की जा रही है कि हमारा जो मूल काडर का वोट है वो दूसरे दल में शिफ्ट न हो। हालांकि आज की बैठक में उत्तर प्रदेश में भी कैसे 2027 की चुनावी नया को पार करना है, किस तरह से सत्ता में वापसी करनी है, क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती बार बार नारा दे रहे हैं कि 2009 की तरह फिर से बहुजन समाजवादी पार्टी फुल मैंडेट के साथ सरकार बनाएगी। वैसे भी 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है जहां पे हर राजनीतिक दल एड़ी चोटी का प्रयास करेंगे, जहां पे भारतीय जनता पार्टी अपनी हैट्रिक लगाने का प्रयास करेगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी लगातार 10 साल से सत्ता में बाहर होने के चलते पुनः सत्ता में वापसी पाने की जुगत बनाएगी। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी लगातार 15 साल से सत्ता से दूर हैं, तो उनका भी प्रयास होगा कि यूपी में हम अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक दल मजबूत होगा, उसकी सीटें ज़्यादा होंगी, तो केंद्र में हिस्सेदारी भी बढ़ने की संभावना रहती है। और जब केंद्र की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है बार्गेनिंग पावर इन राजनीतिक दलों की बढ़ जाती है। और इसी बार्गेनिंग पावर को पाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार प्रयास कर रही हैं और इस बार उनका प्रयास कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि काशीराम जयंती पे जिस तरह का आयोजन उनके द्वारा किया गया, इसको देखकर लगता है वो 2027 के चुनाव को बहुत आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। बिल्कुल राघवेंद्र, और बेहद तैयारियों का जो दौर है वो हालांकि हर पार्टी में जारी है, लेकिन मायावती कुछ खास एक्टिव नजर आ रही हैं। अभी कांशीराम जयंती पर बड़ी बैठक आयोजन, तमाम बयानबाजियां, और उसके बाद आज कार्यकारिणी की ये बड़ी बैठक है। ऐसे में मायावती निश्चित विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद एक्टिव हैं और सीरियस भी नजर आ रही हैं, क्योंकि सत्ता से दूर हुए कुछ समय हो गया है। हालांकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ता की भूमिका में गठबंधन में रहकर भी कई बार अहम भूमिका निभाई है, लेकिन इस बार गठबंधन की भी कोई आसार नहीं है, स्पष्ट कर दिया है मायावती ने। हालांकि राजनीति है तो संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। आगे बढ़ेंगे रिपोर्टर्स लाइव में, हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें दर्शकों को जिससे रूबरू कराएंगे। राष्ट्र महामंत्री प्रभारी जो है और उन्होंने जो मूल मंत्र चुनाव शुरू के मूल मंत्र दिया गया। उपेंद्र, माफी चाहेंगे, आपको रोकूंगी, आपकी आवाज दरअसल हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और रिपोर्टर्स लाइव में आगे बढ़ते हैं, राघवेंद्र का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। राघवेंद्र, मायावती और बसपा की चर्चा की हमने, सपा सुप्रीमो भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, बयानबाजियों का दौर जारी है, लेकिन इस सब के बीच बीजेपी को लेकर एक खबर सामने आई सूत्रों के हवाले से। हालांकि आरएसएस को लेकर शताब्दी वर्ष है आरएसएस का और संरचनाएं
फिर से तैयार करने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड को एक साथ करने की कोशिश है, और क्या जानकारी है इसको लेकर? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और काशीराम की बात करें तो हर राजनीतिक दल इनके माध्यम से खास वोट बैंक को साधने का प्रयास करते रहते हैं। तो दूसरी तरफ विश्व का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की चुनावी नैया को पार कराने के लिए लगातार संगठनात्मक बैठक कर रही है। पार्टी, आरएसएस संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य बनाने का, जो भी बीच में एक दूसरे के प्रति खटास थी, उस खटास को खत्म करके पार्टी को एकजुट करके सरकार, संगठन, पार्टी किस तरह से चुनाव लड़े, किस तरह से जीते, इसके लिए संगठनात्मक तैयारियां की जा रही हैं। जोन वाइज चीज़ों को बांटा जा रहा है, उसी हिसाब से मंडल कमिश्नरी के आधार पर तमाम बैठकों का दौर चल रहा है। पूर्व समय में भी हम लोगों ने देखा किस तरह से मोहन भागवत कभी गोरखपुर में, कभी वाराणसी में, कभी लखनऊ में, कभी आगरा में दिखाई दिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हालांकि एक ऐसी पार्टी है जो सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ केंद्र में और राज्य में सत्ता में है, और इसके पास जम्बो व्यवस्था है। 365 डीएस ये चुनावी तैयारियों में लगे रहते हैं। जब तक अन्य राजनीतिक दल अभी जागते हैं कि हमें चुनाव प्रचार के लिए निकलना चाहिए, तब तक भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आधे चुनाव की तैयारियों को पूरा कर लिए रहते हैं। तो कहा जा सकता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपनी पूरी जी जान लगाई है कि योगी आदित्यनाथ की हैट्रिक को किसी भी तरह अंजाम दिया जाए। और उत्तर प्रदेश 2027 का चुनाव हर राजनीतिक दल के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी अगर योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, जो मुख्यमंत्री हैं, बेहतरीन कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, निवेश का जो माहौल बनाना, सर्वाधिक एक्सप्रेसवे, इसके अलावा सर्वाधिक एयरपोर्ट, और किसानों के लिए और गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए एमएसएमई के माध्यम से, ओडीओपी के माध्यम से जिस तरह से रोजगार से जोड़ने का काम किया गया, इसको लेकर चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। तो दूसरी तरफ अंबेडकर की बात कर लें या फिर काशीराम की बात कर लें, दलित वोट बैंक को साधने से भी नहीं चूकना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती मिली हुई है, बार बार एक ब्राह्मणों को लेकर के जिस तरह के मुद्दे सामने आ जा रहे हैं, कभी घूसखोर पंडित नाम की मूवी आ गई, उसमें ब्राह्मणों ने नाराजगी दिखाई, तो अभी अवसर के अनुसार बदलने वालों को क्या कहा जाता है, पुलिस भर्ती में जिस तरह के सवाल पूछे गए उसमें भी ऑप्शन में पंडित शब्द रखा गया, उसको लेकर भी ब्राह्मणों में नाराजगी दिखी। तो दूसरी तरफ यूजीसी के तरफ से जिस तरह के नियम आए, सवर्ण समाज उससे नाराज दिख रहा है। सवर्ण समाज ने, हालांकि लखनऊ की बात कर लें तो सवर्ण समाज ने एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं जिनको फेस करना पड़ेगा, उससे पार कैसे पाएगी इसको समझना होगा। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्तर पर लगा हुआ है। उत्तराखंड की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, या जो भी समीपवर्ती राज्य हैं, दिल्ली से लेकर बीजेपी की पंजाब तक, राजनीतिक हर नैया राज्य को पार साधने का कराने के प्रयास लिए है। संघ एक बार फिर से सक्रिय है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी खास कोशिश रहेगी। दोनों ही राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में संघ का तो पूरा समर्थन है, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी राघवेंद्र ने जानकारी दी, तमाम वो खबरें जो इन दिनों सामने आ रही हैं, जो कोर वोट बैंक है बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं आहत होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में बड़ी चुनौती ये है कि जहां बसपा और सपा के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश है, अपने कोर वोटर्स पर पकड़ को और मजबूत करने की भी एक चुनौती बीजेपी के सामने है। रिपोर्टर्स लाइव में आगे बढ़ते हैं। अजहर हुसैन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों से अजहर दर्शकों को रूबरू कराई। देखिए, जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि बीते दिन से ही जो मौसम की करवट और मौसम की पेश नजर जो है मिजाज बदलता हुआ, और जिसकी वजह से आम जो पहाड़ी क्षेत्र का जो जनजीवन है वो काफी प्रभावित भी हुआ है। आज सुबह बीती रात की काफी सारे इलाकों में, पर्टिकुलरली जो पहाड़ी क्षेत्र इलाकों में बर्फबारी हुई, और जिसके नतीजे में सिंथन टॉप या राजधानी टॉप की अगर हम बात करें, या पर्टिकुलरली सिंथन टॉप में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन की ओर से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया उस वक्त जब यहाँ पे भीषण बर्फबारी देखने को मिली। और इस बार भी यहाँ पे कश्तवाड़ के इस सिंथन टॉप पे तकरीबन जो है 220 जो मुसाफिर जो फंसे थे, इनको यहाँ पे रेस्क्यू किया गया, और तकरीबन जो है 31 गाड़ियां जो थी इनको भी यहाँ से बहिफाजत वहां से निकाला गया। लेकिन दूसरी जानिब जो कश्तवाड़ में भी एक और लैंडस्लाइड हुआ, जो कि कीरू पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नजदीक एक लैंडस्लाइड हुआ, और जिसके बाद में जो 2 मजदूर है ये यहाँ पे बुरी तरीके से घायल होते हैं। हालांकि आनन फानन फिर उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, दोनों व्यक्तियों को जो है नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें से एक मजदूर व्यक्ति
की मौत वाक़ा हुई है और दूसरा अभी भी गंभीर रूप से जो है घायल भी बताया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे भी तो जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और दूसरी जानिब से जहाँ तक मजिस्ट्रेट की बात है तो मजिस्ट्रेट ने पहले ही घोषणा की है कि आज के दिन भी स्कूलों की यहाँ पे छुट्टी घोषणा की है। लेकिन मौसम विभाग का मानना है जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि 15 से 31 मार्च तक जो है मौसम में काफी जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, खराबी देखने को मिलेगी। इसी हवाले से अगर हम इंटीरियर एरियाज की बात करें, रूरल एरियाज की बात करें, श्रीनगर में भी बीती रात जो है भीषण बारिशें देखने को मिली। डल लेक, श्रीनगर, लाल चौक और इसी प्रकार से साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर में भी अंदरूनी इलाकों में काफी बारिशें हुई और लेकिन पहाड़ी क्षेत्रीय इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिलेगी। लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरीके से पहले ही प्रिडिक्ट किया है कि 15 से 21 मार्च तक ये मौसम जो है इसका सामना देखने को मिल पाएगा, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि किस प्रकार से ये मौसम रहेगा। लेकिन फिलहाल जो है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और सेना जो है वो अलर्ट मोड पे है और जहां पे भी जरूरत पड़ती है, चाहे लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, वहां पे बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन टीम जो है, क्विक रेस्पॉन्स टीम है, वो लगातार यहाँ पे अलर्ट मोड पे दिखाई दे रही है। दूसरी खबर की अगर हम बात करें, लगातार जो मिडिल ईस्ट के जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में भारत या गैस की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल पाएगी। लेकिन इस बार अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो फूड एंड सप्लाईज के मिनिस्टर है सतीश शर्मा ने साफ और स्पष्ट कहा है कि जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की कोई भी जो है लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अलबत्ता जो लोग हैं वो खामखा वहां से घरों से निकल के अपने सिलेंडर जो है वो निकाल के जो है लाइनों में लगते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में अगले 30 दिनों तक जो है एसेंशियल कमोडिटीज, खाने पीने की चीजें जो है जिसमें एलपीजी गैस है वो भरपूर मात्रा में यहाँ पे मौजूद है, लिहाजा लोगों को जो है पैनिक होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तीसरी अहम खबर की अगर हम बात करें, जो एशिया की सबसे लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है इसका आज बाज़ाब्ता तौर पे इनॉग्रेशन हुआ है। आज जो ये सैलानियों के लिए, टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया है, जिसकी बाज़ाब्ता तौर पे जो इनॉग्रेशन है चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला और इसके साथ में कैबिनेट मिनिस्टर भी शामिल थे। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे आज सुबह इस बड़े समारोह का इनॉग्रेशन किया और इसके बाद ये लोगों के लिए या सैलानियों के लिए आज खोल दिया गया है। इस बाग में तकरीबन 70 के करीब जो रंग बिरंगे फूल है वो दिखाई देंगे और हमने देखा कि बीते साल जब इसका इनॉग्रेशन हुआ तो मुल्क के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए, टूरिस्ट यहाँ पे आए, न कि मुल्क के बल्कि बैरूनी रियासत यानी फॉरेन कंट्रीज से भी कुछ एक टूरिस्ट जो है उन्होंने यहाँ पे इस गार्डन का रुख करके यहाँ से लुत्फानंदोज हुए हैं। जी बिल्कुल। तो जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट बदली है, लिहाजा किसान परेशान हैं, फूलों की बागवानी पर भी असर होगा। हालांकि पर्यटक काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने पहले ही इसको लेकर अलर्ट जारी किया था और आगे भी चंद दिनों तक इस तरह की परिस्थिति पहाड़ी राज्यों में देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर भी उनमें शामिल है। वहीं एलपीजी सिलेंडर की महामारी की अफवाहों के बीच पूरे देश भर से जहां इस तरीके की खबरें सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर में भी नागरिकों को सुनिश्चित किया गया है, आश्वासन दिया गया है कि किसी भी तरीके की पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य के पास भरपूर एलपीजी का भंडारण मौजूद है। आगे बढ़ते हैं रिपोर्टर्स लाइव में। एक बार फिर से हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा के पास चलेंगे। उपेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 ठीक है उपेंद्र, उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का जिक्र करेंगे। देखिए, अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से पार्टियां पूरी तरीके से तैयारियों में पूरी जुटी हुई है, खासतौर पर भाजपा जो कि एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है और ऐसे में चुनावी साल है और ऐसे में देखा जाए तो भाजपा की ओर से संगठन स्तर पर जो है वह बैठकें शुरू हो चुकी है। कल भी जिस तरीके से जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं तरुण चुग वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने जिस तरीके से बैठक की और एक मूल मंत्र जो पहले से ही चला आया है भाजपा का कि बूथ जीतो और चुनाव जीतो का मूल मंत्र देकर जो है ये कहा गया है कि सब कार्यकर्ताओं को सबसे पहले अपना बूथ को जीतना जो है वो अनिवार्य होगा, उसी में जो है हम चुनाव जीत सकते हैं। और साथ ही साथ जो
एसआईआर अब जो इस तरीके से जो चल रही है उसमें जिस तरीके से जो मतदाताओं की सूची को लेकर जो जानकारी जुटाई जा रही है उसमें उन्होंने कहा कि जो मूल मतदाता है उसको उनका नाम जो है वो कटने नहीं दिया जाएगा और फर्जी तरीके से जिन्होंने जिस तरीके से अपना पहचान पत्र बनाया है उनका नाम जो है वो लिस्ट में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। उसको लेकर भी तैयारियां जो है भाजपा की ओर से की जा रही है। साथ ही साथ जिस तरीके का देखा जाए तो 2027 को लेकर तैयारियां जो है भाजपा की ओर से शुरू हो चुकी है। तमाम भाजपा के तमाम बड़े लीडर्स और जो संगठन के बड़े लीडर्स हैं वो अब बैठकें जो है वो शुरू कर रहे हैं। तमाम जगहों पर अगर देखा जाए तो जो अध्यक्ष हैं बूथ स्तर के चाहे मंडल स्तर के या जिला अध्यक्ष हैं वो भी अपने स्तर पर जो है अब बैठकें करेंगे। और साथ ही साथ जो चुनाव को लेकर जो रणनीति है, जो राज्य सरकार की जो विकास योजना है उनको जनता के पास कैसे पहुंचाना है उसको लेकर जो है वो काम किया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से चारधाम यात्रा जो है 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और ऐसे में रजिस्ट्रेशन जिस तरीके से शुरू हो चुके हैं, वहीं अगर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तहत अभी तक 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने जो है चारधाम यात्रा को लेकर जो है वो रजिस्ट्रेशन कर लिया है। उसके साथ ही केदारनाथ धाम में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जो है वो हुए हैं, उनमें 1.73 लाख के करीब जो है जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और ऐसे ही अन्य जो धाम है चाहे वो बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, उन पर वहाँ भी जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो लगातार चल रहा है। हालांकि 17 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी हो जाएगी और ऐसे में ये देखा जा रहा है जिस तरीके से सरकार पूरी योजना बना चुका है कि इस बार भी लाखों की संख्या में जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और इस बार भी एक टारगेट फिक्स किया गया है कि 50 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो चारधाम यात्रा पर आएंगे। ऐसे में पूरी तैयारी जो है सरकार प्रशासन की ओर से बिल्कुल जो है चारधाम यात्रा में किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो इसको लेकर उत्तराखंड सरकार सजग है। तमाम तैयारियां की जा रही हैं। रजिस्ट्रेशंस ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने का भी विकल्प है और सब सार्वधिक रजिस्ट्रेशन इस बार भी केदारनाथ धाम के लिए श्रद्धालुओं की तरफ से किए गए। ये आंकड़ा लगातार बढ़ेगा। हालांकि व्यवस्थाओं पर बेहद खास ध्यान देने की जरूरत होगी। पिछली बार की गलतियों से सीखते हुए सरकार को और अधिक सजगता बरतने की जरूरत होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास बुलेटिन में और दर्शकों को तमाम बड़ी जानकारी साझा करने के लिए।